मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आप जितने क्वेश्चन जितने पेपर दे चुके हो उसके हिसाब से आपको पता है कि कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 तरीके। आप क्या निकाल रहे हो बच्चों? नेशनल इनकम निकाल रहे हो। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपका वैल्यू एडेड मेथड बोलते हो, दूसरा आप बोलते हो इनकम मेथड, और तीसरा जो मेथड है वो है खर्च वाला मेथड, एक्सपेंडिचर। इसमें खर्च करो, तुम्हारा खर्चा किसी की क्या होती है? इनकम होती है भाई। अच्छा तुम ये देखो कि तुम जो तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज करो वो डिपेंड करता है तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, क्योंकि इन तीनों ही मेथड्स के इंफॉर्मेशन यानी इनपुट्स क्वेश्चन सॉल्व करने के अलग अलग इनपुट्स हैं, अलग अलग तीनों के कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन तीनों ही कॉन्सेप्ट से तुम अगर नेशनल इनकम निकालते हो तो तुम्हारी नेशनल इनकम तीनों ही मेथड में क्या होगी? नेशन एक है तो भाई इनकम तो एक ही होगी ना। नेशन एक है तो इनकम एक होगी, मेथड चाहे कोई भी यूज कर लो। और अगर अलग अलग मेथड से अलग अलग अगर नेशनल इनकम आए तो फिर तो उसकी रिलायबिलिटी होती ही नहीं, है ना। नेशन एक है तो किसी भी तरीके से करो इनकम एक ही होनी चाहिए ना, अलग अलग तो नहीं होनी चाहिए। बंदा एक ही कमाता है तो किसी भी तरीके से उसकी इनकम को जोड़ो, टोटल तो सेम होगा। यस सर नो? टोटल तो सेम ही होगा। तो इसलिए 3 अलग मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स कह लो हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड में जो इसका जो एग्रीगेट आएगा ना, ये आएगा जीडीपीएमपी। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? मैं तीनों ही मेथड्स के एग्रीगेट्स बता रहा हूँ, वो एग्रीगेट्स बता रहा हूँ। तो वैल्यू एडेड मेथड का जो एग्रीगेट आएगा वो क्या आएगा बच्चों? जीडीपीएमपी आएगा, एग्रीगेट जो अभी अभी आपने किया है। इनकम मेथड में जो एग्रीगेट आएगा उसको बोलेंगे हम एनडीपी एफसी। समझ गए? जो एग्रीगेट आएगा वो क्या आएगा? एनडीपी एफसी आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एक्चुअली ये डोमेस्टिक इनकम आएगी, फाइन। और तीसरा जो एक्सपेंडिचर मेथड आएगा इसका जो एग्रीगेट आएगा ये भी आएगा जीडीपी एमपी। वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग जीडीपीएमपी या इसको हम जीवीएएमपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीडीपीएमपी या जीवीएएमपी भी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, फाइन। अब जबकि मैंने क्या किया, ध्यान देने वाली बात है। अब जबकि मैंने क्या किया, ये मेथड अलग है, ये मेथड अलग है, तीनों ही मेथड्स अलग अलग हैं। तो तीनों डिफरेंट मेथड्स में डिफरेंट तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा यहाँ पर GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। पहले इसी मेथड को ठीक कर लेते हैं भाई, हैं? तो यहाँ पर हमारा क्या है? ग्रॉस तो है ही, VA क्या है? वैल्यू एडिशन। इसका मतलब ये हुआ कि देखो तुम्हारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स हैं, है ना। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर हैं। तो हर सेक्टर से जितना भी टोटल होगा उसी को हम ग्रॉस बोलते हैं। हर सेक्टर का जो भी टोटल होगा उसको हम ग्रॉस बोलेंगे। तो यहाँ पर यहाँ क्या हो गया? असल में मैं लिख रहा हूँ वैल्यू एडेड, यानी यहाँ पर इस मेथड में क्या होगा? हर अगले प्रोसेस में वैल्यू एडिशन होगी। जब भी कोई चीज़ अंडर प्रोसेस होएगी तो हर प्रोसेस में क्या होगा? वैल्यू एडिशन होगा। तो वो जो भी वैल्यू एडिशन होगा ना, उन वैल्यू एडिशंस को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जो टोटल आएगा वो हमारा हो जाएगा GVAMP। यानी यहाँ पर जो टर्म यूज हुआ वो क्या हो गया? वैल्यू एडेड, है ना। टर्म क्या यूज हुआ यहाँ पर? वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड का मतलब क्या हो गया? वैल्यू एडेड, देखो ये एक प्रोडक्ट हुआ, आउटपुट हुआ, क्या हो गया? ये आउटपुट हो गया। यहाँ आउटपुट से हम पता करेंगे कि हमारी वैल्यू एडिशन एक्चुअली हुई कितना वैल्यू हमारा ऐड हुआ। तो वैल्यू एडेड का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ
आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कितनी वैल्यू ऐड हुई, तो आउटपुट की वैल्यू देख लेंगे कि क्या है हमारा, ठीक है ना। क्या है मतलब सपोज कर लीजिए कि आपके पास आपका जो किसी भी चीज की जो कीमत है, टोटल कीमत क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब कीमत, ठीक है ना। तो इसको तुम डिराइव करके ही ठीक से समझ पाओगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट का प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब जैसे कोई भी चीज परचेज करते हो आप, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपने किया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपने किया, तो प्राइस इंटू, ये गलत हो गया है, प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस, हाँ, प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस चेंज इन स्टॉक, दैट इज व्हाट कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। दिस प्राइस इंटू क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हो गया, प्राइस इंटू क्वांटिटी का मतलब हो जाता है सेल्स। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो फॉर्मूला हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट का, वो हो गया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सवाल उठता है सर ये चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्या क्या देखा आपने, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फाइन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी प्लस चेंज इन स्टॉक, प्राइस इनटू क्वांटिटी मतलब सेल्स, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना। नीचे से ऊपर की तरफ जाए तब भी सेल्स प्लस यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हो गया, दैट इज व्हाट कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्स, सेल्स रिप्रेजेंट्स प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। सो वी नीड टू नो हाउ वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड देयर आफ्टर वी आर हैविंग इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। सो व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज, इन द लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज। इफ यू आर purchasing the raw material, that is what counted as intermediate consumption, ठीक है। if you are importing it, है ना, if you are importing it if you are importing it, right, the imports are given in the question and intermediate consumption is also given in the question, ठीक। what is given, import is also given and intermediate consumption is also given, then import is to be ignored, right, because ये जो intermediate consumption है उसी में import already included है, इसलिए अगर क्वेश्चन में intermediate consumption भी हो और import भी हो तो import को आप क्या करेंगे, ignore कर देंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास, अब जैसे मान लो सेल करते हो, है ना, तो डोमेस्टिक सेल्स लिखा हो और इंटरनेशनल सेल्स लिखा हो तो दोनों को जोड़ दो तो टोटल सेल्स हो गए, ठीक है ना। लेकिन अगर खाली सेल्स लिखा हुआ हो और एक्सपोर्ट्स भी लिखा हुआ हो, सेल्स लिखा हुआ हो और साथ में एक्सपोर्ट्स भी लिखा हुआ हो तो एक्सपोर्ट्स को इग्नोर कर दो, क्योंकि वो जो एक्सपोर्ट्स है वो सेल्स में इंक्लूडेड है। तो दो बातें सीखी अभी आपने, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेकर के आपने बात सीखी कि इंपोर्ट भी और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी हो तो इंपोर्ट को इग्नोर कर देंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो और इंपोर्ट हो तो भी हम इंपोर्ट को इग्नोर कर देंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज हो और इंपोर्ट हो, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा। बात समझ में आ रही है, जो मैं बोल रहा हूँ याद रहेगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज एंड इंपोर्ट,
दोनों रहेंगे तो दोनों को क्लब करके इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा। ऑलराइट, पहली बात ये समझ में आया। अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड इंपोर्ट दोनों दिया हुआ है तो आप सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को काउंट करोगे, क्योंकि इंपोर्ट ऑलरेडी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में काउंटेड है। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में बात कर ली मैंने। अब मैं सेल्स के बारे में फिर से बोल रहा हूं कि अगर सिर्फ सेल्स लिखा हुआ हो और एक्सपोर्ट लिखा हुआ, दोनों लिखा हुआ हो, तो सेल्स को कंसीडर करना, एक्सपोर्ट को इग्नोर कर देना। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, सेल्स टू डोमेस्टिक मार्केट या डोमेस्टिक सेल्स लिखा हुआ हो और एक्सपोर्ट लिखा हुआ हो, फिर दोनों को क्लब कर देना तो टोटल तुम्हारा सेल्स हो जाएगा। स्टोरी समझ में आ गई? क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक आपको समझ में आ गया। अब आप देखो कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। अब जब वैल्यू एडेड आपके पास में आ गया तो जितने भी आपके वैल्यू एडेड आए उन सारे वैल्यू एडेड को आप साथ में रख लोगे। जो भी वैल्यू एडेड आया ना, दैट इज व्हाट योर GVAMP। जितने भी सेक्टर्स है ना, हर सेक्टर से जो भी वैल्यू एडेड आया दैट इज व्हाट कॉल्ड GVAMP। ओके, वैल्यू एडेड का मतलब ये जो वैल्यू एडेड तुम निकाल रहे हो, ये जो वैल्यू एडेड तुम निकाल रहे हो ना, यही तुम्हारी GVAMP है। क्या बोल रहा हूं मैं? यही तुम्हारी GVAMP है, ये जो तुम वैल्यू एडेड निकाल रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही GVAMP आ गया, अब तुमको नेशनल इनकम निकालना है। हेलो, अब क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है। तो तुमको GVAMP तक निकालने में ये सारे खेल खेलने पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही नेशनल इनकम निकालना हो तो तुम्हारा फॉर्मूला NNPFC होना चाहिए। NNPFC इज व्हाट कॉल्ड नेशनल इनकम। इज इट कमिंग? दिस इज नेशनल इनकम। So NNPFC is your national income. So how would you derive this particular thing? जब तुम्हारे पास में GVAMP आ गया, this GVAMP is also known as GDPMP. You can call it GDPMP as well. This GVAMP you can call it as GDPMP. अब जो तुमने कन्वर्जन में सीखा उसी को तुम यहाँ पर इस्तेमाल करोगे। कन्वर्जन में क्या सीखा था बेटा? कन्वर्जन में तुमने सीखा था, अब देखो GVAMP से ग्रॉस से पहले कहाँ पहुँचना है? नेट पे पहुँचना है। तो तुम क्या कर दो? माइनस डेप्रिसिएशन कर दो। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी है। तो तुमने ग्रॉस को नेट में कर दिया। अब ये जो V है, V बोले मतलब या तुम इसको GDPMP भी लिख सकते हो, ठीक है ना। GVAMP को तुम GDPMP भी लिख सकते हो। तो ग्रॉस को तुमने नेट में करना है। फिर तुमको यहाँ जो D है, डोमेस्टिक को किस में कन्वर्ट करना है? नेशनल में। तो तुम क्या करते हो? प्लस NFIA करते हो। अब NFIA का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो फीफा माइनस फीटा बोलते हैं। अच्छा, अब तुम्हारे पास में क्या है? तीसरा वेरिएबल। अब P इधर भी सेम है, इधर भी P है, तो P का तो कुछ करना ही नहीं, चेंज करना ही नहीं। यहाँ MP है, MP को FC में बदलना है। तो MP को FC में बदलने के लिए कन्वर्जन तुमको याद है, माइनस NIT कर देंगे। ठीक है, और NIT का तुमको पता है कि NIT बराबर क्या होता है? IT माइनस सब्सिडी। NIT का मतलब होता है IT माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो जैसे ही तुमको ये सारे खेल लोगे, ये सारी बाधाएं पार कर लोगे, तो तुम कन्वर्जन पे पहुंचोगे और कन्वर्जन में तुम फिर ये कन्वर्ट कर दोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है तुम्हारे वैल्यू एडेड वाले बड़े आसान होंगे, बहुत ही आसान मिलेंगे और तुम कर लोगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट है डबल काउंटिंग का, है ना, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसी के अंदर प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये इस पर थ्योरी पूछता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में नहीं आएगा, थ्योरी पूछेगा, कॉन्सेप्ट आपको पूछेगा कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होती क्या है।
तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब होता है बेटा, जैसे ही तुमने कोई चीज़, अब जैसे मान लो कि हमने क्या किया, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या किया, हम देखते हैं कि यार ये तो इकोनॉमिक सिस्टम है, इस इकोनॉमिक सिस्टम में सब कमा रहा है और सारा एक चेन बना हुआ, लिंक बना हुआ। आप मुझसे कमा रहे हो, आप मुझसे कमा रहे हो, मैं किसी और से कमा रहा हूँ, वो किसी और से कमा रहा है, वो किसी और से कमा रहा है, और इस तरीके से आपकी भी इनकम हो रही है, एक मेरी भी अपनी इनकम हो रही है, यानी राम जी तुम्हारा भी इनकम हो रहा है, मेरा भी इनकम हो रहा है, उसका भी इनकम, सबका इनकम, सबका अपना अपना इनकम हो रहा है ना। अब इस इनकम को टोटल कर दोगे तो तुम कहोगे नेशनल इनकम हुआ। अब ये गलत सोच है, ऐसे नहीं होता है ना। हम देखते हैं कि हर स्टेज पे, इस मेथड के अंदर हम देखेंगे हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हुई है, हम उन्हीं एडेड वैल्यूज को टोटल करेंगे तो वो नेशनल इनकम होगा। या जो फाइनल कंजम्पशन जहां पर हुआ है, वहां जो उसका प्राइस था उसको हम मान लेंगे, उसी को हम मान लेंगे, है ना, ठीक है ना, उसको ही हम मानेंगे। तो अगर हम हर एक की अलग अलग करें और फिर जोड़ें तब देखिए नेशनल इनकम, है ना। या फाइनली जहां पर लास्ट कंजम्पशन हुआ वहां पर वो कितने का है वो देखें। फाइन, हर एक स्टेज पे सबकी अलग अलग अगर मैं जोड़ दूंगा कि सबकी इनकम अपनी अपनी हुई, उसको जोड़ूंगा तो वो एक चीज को हम क्या कर रहे हैं, 2 बार काउंट कर रहे हैं।